अब हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, सबसे पहला क्या है, नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर कैसा होता है, एंड द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होता है। द गैसेस विच आर इजिली लिक्विफाइबल आर मोर सॉल्युबल देन डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। उन्होंने कहा जो द गैस है विच आर इजिली लिक्विफाइड, मतलब जो गैसेज हैं बहुत जल्दी लिक्विड में, लिक्विड वाली स्टेज पे पहुंच जाती हैं, आर मोर सॉल्युबल, और वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं देन जस्ट लाइक अ डाई हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। द गैसेज विच आर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग अ केमिकल रिएक्शन विथ वाटर। अब जब गैस है, गैस पानी के साथ घुल रही है तो कोई ना कोई तो केमिकल रिएक्शन करेगी, तभी तो वो घुलेगी। ठीक है, रिलेटिव मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जस्ट लाइक मतलब वाटर का पानी में घुलना, देन एनी अदर सॉल्वेंट, और भी किसी अदर सॉल्वेंट में भी घुल सकती है। सम पोलर गैसेज आर अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फाइड एक्सेट्रा। वेयर एज नॉन पोलर गैसेस कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं O2, N2, H2, O2, CO2। ठीक है, इफेक्ट ऑन नेचर ऑफ गैस ऑन सॉलिबिलिटी, ध्यान रखना नेचर कौन से क्यों, मतलब किस नेचर पे, गैस के किस नेचर पर वो इफेक्ट डालती है सॉलिबिलिटी, किस पर। पोलर गैस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जो पोलर गैसेस होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, जैसे कि वाटर होता है। नॉन पोलर गैसेस लाइक O2 हैव लेस सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लेस होती है इन पोलर सॉल्वेंट में। समझ में आ गया, मतलब पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर की जो गैसेस होती हैं वो तो डिजोल्व नहीं होती, बहुत कम मात्रा में डिजोल्व होती हैं, लेकिन पोलर गैसेस पोलर सॉल्वेंट में बहुत जल्दी वो होती है डिजोल्व। मतलब जैसे अपना बंदा है तो जिसका नेचर जैसा होगा वो वैसे ही बंदे से पटेगी ना, तो वही वाली बात होती है। पोलर वाला बंदा पोलर वाले सॉल्वेंट के साथ तो बहुत अच्छा घुल मिल जाता है, लेकिन नॉन पोलर के साथ नहीं घुल पाता। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इन द केस ऑफ गैसेस सॉलिबिलिटी डिक्रीज। ध्यान से उनसे सुनिएगा, मतलब इन्होंने ये बोला कि जब जो टेम्परेचर है, ठीक है, मतलब जैसे टेम्परेचर है तो अगर टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखिएगा, ये अभी आप हेनरी लॉ में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ गैसेस सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी गैस की और टेम्परेचर बढ़ेगा। द रीज़न फॉर दिस इज दैट व्हेन मोस्ट गैसेस डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, ज़्यादातर गैस जब क्या होता है, ये कब होता है, जब बहुत सारी, जब ज़्यादातर गैस क्या होती है, डिजॉल्व होती है सॉल्यूशन में। द प्रोसेस ऑफ एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब जब गैस जब मतलब गैस हम प्रेशर लगाएंगे तो वो हीट मतलब रिलीज हो जाएगी, तो फिर इंक्रीज टेम्परेचर कॉजेज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। फिर क्या होता है, जब टेम्परेचर का बढ़ना किसके कारण होता है, काइनेटिक एनर्जी के कारण। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। टेम्परेचर का बढ़ना किसके कारण होता है, जब काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीमेंट होता है। द हाई काइनेटिक एनर्जी कॉजेज हाई काइनेटिक एनर्जी मोर मोशन इन दी गैस मॉलिक्यूल। अब जैसे मान लो हम हीट दें, ठीक है, मान लो कोई चीज़ ऐसी रखी है जो एकदम से भाप बने, जैसे नेफ्थलीन, कोई भी चीज़ ले लो तुम ऐसी जो एकदम से पक के एकदम से भाप बना दे, पानी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल सबसे आसान एग्जांपल है। हम पानी को रखते हैं, जब वो बॉयल होने लगता है तो वो भाप फॉर्म में आता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके में काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में होने लगता है। तो मोशन इन द गैस मॉलिक्यूल इट ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, क्योंकि क्या होता है, जो लिक्विड में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सटे हुए होते हैं, पास होते हैं, लेकिन जैसे ही वो हीट होता है तो उसकी बॉन्डिंग टूटती है और वो वेपर फॉर्म में एंटर हो जाता है एंड री एंटर द गैसेस फेज। ठीक है, तो दस एज द टेम्परेचर इंक्रीज सॉलिबिलिटी इज डिक्रीज। तो इसी तरीके से जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी सॉलिबिलिटी घटी। ये मैंने आपको जो है ग्राफ है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, देखो अब देते जा रहे हैं वही क्या सॉलिबिलिटी उसकी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर। तो उसके बाद है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट एग्जिबिट अ चेंज इन सॉलिबिलिटी विद अ चेंज इन प्रेशर। मतलब इन्होंने कहा लिक्विड एंड सॉलिड डू नॉट एग्जिस्ट अ चेंज इन सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है लिक्विड या सॉलिड के, जब उसके प्रेशर के चेंजेस के साथ, मतलब अगर प्रेशर का चेंज होगा तो उसके साथ साथ उसकी सॉलिबिलिटी, जो लिक्विड और सॉलिड की सॉलिबिलिटी होती है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ। इन्होंने कहा द पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे, एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसे ये है, ठीक है, एक बीकर में हमने क्या किया पानी लिया या फिर कुछ ऐसा लिया, या तो समझ लो कि वेपर फेस के लिए वेपर पोर्शन, हाँ वेपर फेस लिए, ऐसा लिए जो वेपर फॉर्म में आ जाए लिक्विड। ठीक है, वेपर फॉर्म में जो लिक्विड आ जाए तो वो वेपर में कुछ कुछ हल्के फुल्के रहेंगे,
तो जब वेपर फॉर्म में आएंगे लिक्विड में, तब क्या होता है, थोड़ी सी हीट पाती है। जैसे मान लो हमने यहाँ बनने चला दिया, हीट पाई, जब हीट पाया तो इसमें और वेपर इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग टूटेगी, वेपर फॉर्म में जाएंगे तो और पार्टिकल हुए, ठीक है। उसके ऊपर से हम ऊपर से कोई प्रेशर दें, क्लियर, तो प्रेशर देने से क्या होता है, ये दबेगा, मतलब वैसा होगा ना, खींचेगा, तो क्या हुआ भाई, ये ना पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, पार्शियल प्रेशर हम तब अप्लाइड करने के द्वारा एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ फ्रैक्शन, तो इसके मोल्स में क्या होगा, बदलाव होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली मतलब मोल्स बढ़ेंगे। तो वही है, जैसे ही हम पार्शियल प्रेशर देते हैं किसी गैस में तो क्या होते हैं, उसके मोल्स में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो लिखा है ना, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड, जब पार्शियल प्रेशर अप्लाइड करते हैं द्वारा एनी गैसेस, किसी गैस के द्वारा, ठीक है, ऑन लिक्विड पर सरफेस, लिक्विड सरफेस पर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के, क्लियर। अब देखो, जब इसमें मोल फ्रैक्शन के मतलब, क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, मोलैरिटी है, फॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शन, इन्होंने सबसे ईजी टर्म लिया है, इसलिए शायद ये लिया है, ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन सबसे आसान है और आराम से निकल जाता है, और इसे क्योंकि पार्टिकल्स की बात हो रही है इसलिए इन्होंने क्या किया, मोल ऑफ फ्रैक्शन लिए, नंबर ऑफ मोल्स यानी बहुत सारे पार्टिकल्स, इसलिए, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या है, सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्युबल हो, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, वही है ना, जो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट में सॉल्वेंट हो जाए, सॉल्यूट में सॉल्युबिलिटी मतलब जो मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाए, सॉल्युबिलिटी, वही तो सॉल्युबिलिटी कहलाती है, यही तो कहलाती है कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, तो वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो हम यहाँ के अब क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम मोल फ्रैक्शन के लिए क्या ले लें, सॉल्युबिलिटी में हमने कौन सा लिया, एक्स ले लिया, तो एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ठीक है। अब इसको, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमने के एच ले लिया, के एच क्या है, के एच इज अ हेनरी कांस्टेंट, ये तो आपका बन गया हेनरी कांस्टेंट लॉ, ठीक है, यहाँ से पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया। पी क्या है, अगर मान लो प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, यानी इसे हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो ध्यान रखना टेम्परेचर बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी एक्स जो है, जो नंबर ऑफ मोल्स है, वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हेनरी कांस्टेंट के, इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एच, क्योंकि ध्यान रखो कि इधर भी टेम्परेचर बढ़ा है तो सॉल्युबिलिटी घटी है, और जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो के एच भी बढ़ा है तो क्या है, सॉल्युबिलिटी घटी है, यानी ये दोनों तो सेम हुए ना, तो यही क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली है, क्लियर। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग अपना सारा काम कर लेंगे, और जैसे ही मेरा टर्न होगा उस दिन आप सबसे पहले, बहुत सारे नोट्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेपर हैं, और सब लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कुछ बच्चे को ये इशू होगा कि मैम आपने पहले जो है वो करवाया है, सॉल्युबिलिटी में 2-4 हेडिंग करवाई थी, उन्हें मत करो, ठीक है, उन्हें एक दो पॉइंट्स हैं वो मैंने बुक से करवा दिए थे, लेकिन मुझे अब उससे अच्छा मैटर मिल गया है, ठीक है, तो मैंने अब आपको उससे अच्छा बेहतर मैटर दिया है, तो अब आप लोग वो 2-3 ही हेडिंग है उन्हें कट करके उसके आगे से कंटिन्यू कर लेना, क्लियर। अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से समझिएगा। ओके, बाय।